वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज़ का जो है पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ जो है एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप लोग ज़रूर जो है इस सीरीज़ को फॉलो करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात या अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चलिए, क्वेश्चन 1। तो लिस्ट 1 में जो है स्वयं प्रभा के जो है कुछ चैनल्स नंबर दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जो है उनकी थीम दी गई है। यानी ये जानना चाहते हैं कि अगर चैनल नंबर 3 का नाम प्रबोध है तो उस पर जो है किस तरीके के मटेरियल्स जो है डिलीवर किए जाते हैं। स्वयं प्रभा जो है ये डीटीएच चैनल है, ठीक है। 24 आवर्स जो है यहाँ पर कंटेंट क्या होते हैं, डिलीवर होते रहते हैं। और पूरे जो है 40 चैनल्स क्या है अब स्वयं प्रभा के अंदर आते हैं। तो लेकिन हमसे जो क्वेश्चन बनता है वो चैनल 1 से लेकर चैनल 10 तक के ही जो है नाम पूछे जाते हैं, उनकी थीम पूछी जाती है, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर जो है ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे ऑप्शन 3 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। तो ये है स्वयं प्रभा के जो है चैनल 1 से लेकर चैनल 10 तक के जो है ये चैनल है। हाँ, और ये चीज आपको याद रखना है कि ये 10 चैनल जो है किसके जरिए मैनेज किए जाते हैं, सीईसी, जिसको हम बोलते हैं कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये जो है क्या करता है, स्वयं प्रभा के 1 से लेकर 10 चैनल को मैनेज कौन करता है, कंसोर्शियम करता है। अब देखिए यहाँ पे चैनल 1, ठीक है। चैनल 1 का नाम वगेश है, 2 का नाम संस्कृति है, 3 का नाम प्रबोध है, 4 का नाम सरस्वावत है, 5 का नाम प्रबंधन है। इस तरीके से इनके नाम है और उनकी थीम यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वगेश की संस्कृति प्रबोध है, ठीक है। क्या वगेश की संस्कृति प्रबोध है, तो सरस्वती ने प्रबंधन किया वैदिक का। वगेश की संस्कृति प्रबोध है तो सरस्वती ने प्रबंधन किया वैदिक का। कौटिल्य एंड आर्यभट्ट ने दान दिया दक्ष का। तो इस तरीके से आप रिलेट करके जो है 10 चैनल की निमोनिक्स जो है आप याद कर सकते हो। यानी ये निमोनिक्स फॉलो करके आप सीरियल वाइज 10 चैनल के नाम को याद रख सकते हो। तो यानी आपकी दो चीज यहाँ पे हल हो गई। अगर आपसे सिंपली इस तरीके से पूछा जाए चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 इनका नाम क्या है, तो वगेश की संस्कृति प्रबोध है तो सरस्वती ने प्रबंधन किया वैदिक का। कौटिल्य एंड आर्यभट्ट ने दान दिया दक्ष का। तो इस तरीके से जो है आप इनका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आ गई थीम की बारी, ठीक है। तो देखिए चैनल 1 में ह्यूमैनिटीज 1 है और चैनल 2 में जो है ह्यूमैनिटीज 2 है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज 1 में लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज 2 में आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी वगैरह है। अभी तक आप लोग जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे तो वो सारे क्वेश्चन यहीं तक हैं। इनसे आगे यानी चैनल 7 से लेकर 10 तक के अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। चैनल 1 से लेकर 6 तक इसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि चैनल 1 एंड चैनल 2 इसमें ह्यूमैनिटीज 1, ह्यूमैनिटीज 2, अगर ये दो चीज याद कर लोगे तब भी आगे का क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। बट चैनल 3 में सोशल साइंस 1 है, चैनल 4 में सोशल साइंस 2, चैनल 5 में जो है सोशल साइंस 3 है और चैनल 6 में जो है सोशल साइंस 4 है। तो इस तरीके से चीजें याद करोगे तो ये चीज भी आपकी याद हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें सोशल साइंस 1 या ह्यूमैनिटीज 1 इस तरीके के वर्ड नहीं यूज किए गए हैं, बल्कि इनकी प्योर थीम जो है आपसे पूछी गई है। तो जब अगर 3 स्टेप आप चीजों को याद कर लेते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में ये चीज भी आप ऐड कर सकते हो। एडवांस में अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए। सोशल साइंस 1 में बिहेवियर साइंस आती है, सोशल साइंस 2 में होम साइंस आते हैं, सोशल साइंस 3 में जो है इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस आती है, सोशल साइंस 4 में लॉ, लीगल स्टडी, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट जो है आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को रिलेट करके आप याद कर सकते हो और आगे के लिए जो है आपकी राहें जो है आसान हो जाएंगी इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन 2। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याया विच ऑफ फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, एनीथिंग दैट इज थिंकेबल इज नेमेबल बिकॉज इट इज थिंकेबल, ठीक है। ये एग्जांपल दी गई है और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी फेलिसी जो है वाकई है, कौन सी फेलिसी जो है ये है। तो यहाँ पे एनीथिंग दैट इज थिंकेबल इज नेमेबल, यानी कोई चीज जो काबिले फिक्र है यानी वो नेमेबल है। थिंकेबल का मतलब क्या है कि हर वो चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। नेमेबल का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो उस चीज का अपना एक नाम होता है। बिकॉज इट इज थिंकेबल, क्योंकि ये
थिंकेबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, ये है आपका कंक्लूजन, ठीक है, यानी ये है आपकी जो है रीजन है, यानी मिडिल टर्म हमारी है। तो मिडिल टर्म में क्या है, थिंकेबल। तो यहाँ पर हमारी जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म क्या है, काफी नैरो है। नैरो का मतलब क्या है कि यानी सिर्फ एक चीज से ही ये रिलेट करेगी, बाकी सारी चीजों से रिलेट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो, इन जनरल टर्म में अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, आपके माइंड में कोई भी अजम्पशन आते हैं, कोई भी ख्यालात आते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका वो ख्याल सच होता है और उसका कोई एक नाम होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज जो है थिंकेबल है, यानी काबिले फिक्र है, काबिले गौर है, तो वो एक नेम के काबिल है। क्योंकि ये थिंकेबल है, क्योंकि ये काबिले मतलब सोचने के काबिल है, या फिक्र करने के काबिल है, ख्याल करने के काबिल है। बस सिंपली थिंकेबल वर्ड को आप यूज करो कि अगर आपके माइंड में कोई भी अजम्पशन है, आप कोई भी ड्रीम देखते हो, कोई भी ख्वाब सोचते हो, कोई भी सपोज आप अपने माइंड में कर लेते हो, तो वो चीज आपकी नेमेबल नहीं हो सकती, यानी हर उस चीज का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। जबकि इन जनरल अगर आप इस चीज को सही मानोगे, तो यही मान सकते हो कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी ख्यालात आपके हैं, सबको आप क्या करोगे, एक नाम दोगे। तो ऐसा तो होता नहीं है आज के इस वर्ल्ड में। तो ये कौन सी फेलेसी है, साधारणा असाधारणा। तो ये होगी असाधारणा, क्योंकि साधारणा में हमारी मिडिल टर्म वाइड होती है, असाधारणा में मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, नैरो होती है। चलिए क्वेश्चन 3। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जीसीएम मॉडल आर वाइडली यूज, जीसीएम स्टैंड फॉर। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, एक तो खुद जीसीएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, एक होता है इसका जनरल सर्कुलेशन मॉडल, ठीक है। देखिए ये मॉडल ऐसा कुछ है नहीं कि इसके अंदर कोई स्टेप होते हैं या कुछ इस तरीके की चीजों को आप फॉलो करोगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग जरूर हमें बताना। तो जीसीएम मॉडल क्या करता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो ओशियन है, जो सी है, ठीक है, जो मुख्तलिफ गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, ये मॉडल क्या करता है, इन चीजों पर अपनी स्टडी करता है और ये देखता है कि ये सारी चीजें जो है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होने पर अफेक्ट डालती हैं, यानी इन चीजों की वजह से किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक। क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलोजिज्म। तो ये सिलोजिज्म के जो 8 गोल्डन रूल हैं, उन्हीं गोल्डन रूल से क्या है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको गोल्डन रूल्स मालूम है, ठीक है, उनकी एग्जांपल भी पूछी जाती है, उनके रूल्स भी पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन में जो है सारे के सारे रूल से ही क्वेश्चन है। हम देखते हैं, पहले इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन 4 है सी एंड डी। देखिए ए में कहा गया कि विथ टू निगेटिव प्रीमाइजेस अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, यानी अगर दोनों प्रीमाइज आपके क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अगर प्रीमाइज 1 प्रीमाइज 2 आपके दोनों क्या माइनस में है, यानी निगेटिव है, तो क्या उससे आप पॉजिटिव का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं। रूल कहता है कि अगर दोनों प्रीमाइजेस आपके निगेटिव हैं तो उससे पॉजिटिव का कंक्लूजन नहीं आएगा, बल्कि कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से इस तरीके की एग्जांपल को हम फेलेसिया ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस का नाम देते हैं। कहते प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन इन द माइनर टर्म, यानी माइनर टर्म में, यानी कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट होता है, क्या वो माइनर टर्म होती है, नहीं, ठीक है, बल्कि माइनर टर्म में जो है प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन नहीं होता है, बल्कि प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन जो है वो आपका मेजर टर्म में होता है। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द प्रीमाइजेस, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी रूल एक कहता है कि मिडिल टर्म जो है कम से कम एक प्रीमाइज में जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो इस वजह से सी को कंसीडर किया गया है। डी में कहा गया विथ टू यूनिवर्सल प्रीमाइजेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, अगर दो आपके यूनिवर्सल प्रीमाइजेस है, यानी सारे आल वाले हैं या नो वाली स्टेटमेंट है, तो उससे आप पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो ये भी गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर दोनों प्रीमाइजेस आपके यूनिवर्सल हैं तो उससे जो है कंक्लूजन पर्टिकुलर का नहीं निकाल सकते हो। अगर आप निकाल दोगे तो फेलेसी आएगी, उस फेलेसी को हम क्या बोलते हैं, फेलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फेलेसी, ठीक है। ए सही है, द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइजेस, यानी रूल कहता है कि अगर कोई भी टर्म आपकी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको प्रीमाइजेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दो तरीके की फेलेसी आती है, एक होता है फेलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, एक होता है फेलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, ठीक है। क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोचेस सजेस्ट दैट थ्योरी इज एन आउटकम ऑफ रिसर्च। तो फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी रिसर्च की टाइप है, कौन सी ऐसी रिसर्च अप्रोच है जिसमें थ्योरी ही रिसर्च का आउटकम होता है, यानी उस रिसर्च को यूज करके हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी ही हमारा एक नतीजा होता है, थ्योरी ही आउटकम होता है, थ्योरी हम बनाते हैं, सिंपली बात है।
तो आप समझ सकते हो यहाँ पर तीन ऐसे टाइप्स हैं जो क्वानिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव में जो है हम थ्योरी नहीं बनाते हैं, क्वानिटेटिव में भी हम नहीं बनाते, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में भी हम नहीं बनाते, यानी ये तीनों टाइप्स जो है क्वानिटेटिव रिसर्च की ही टाइप्स है। इंडक्टिव रिसर्च ये कैसी रिसर्च होती है जो कि किसके अंदर यूज की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज की जाती है। और इंडक्टिव के अंदर ही हम थ्योरी बनाते हैं, हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए खूब सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं और फाइनली जो है उस चीज को हम जनरलाइज करते हैं रिसर्च के फॉर्म में, ठीक है। तो इंडक्टिव रिसर्च जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि यहां पर जो है हम थ्योरी जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, डिसोल्व ऑक्सीजन इज अ वाटर क्वालिटी पैरामीटर। देखिए पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको हम डिसोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, और एक तरीके का ये पैरामीटर होता है पानी की क्वालिटी को नापने का। पानी की क्वालिटी हम कैसे नापेंगे, इन्हीं चीजों से नापेंगे, और तभी हमें पता चलेगा क्या ये पानी पीने के लायक है, यूज करने के लायक है नहीं, या इस पानी के अंदर जो भी एक्वेटिक्स एनिमल रहते हैं, यानी पानी के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो जानवर होते हैं, उनके लिए ये पानी जो है सही है या हानिकारक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर सोर्स, तो किस तरीके की वाटर बॉडी के लिए जो है डिसोल्व ऑक्सीजन जो है मतलब जरूरी होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो पानी आपके जमीन के ऊपर है, ठीक है, यानी जहां पर एक्वेटिक्स एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर दरियाई जानवर दरियाई कीड़े मकोड़े जो है पानी में रहते हैं, तो उन्हीं पानी के लिए जो है डिसोल्व ऑक्सीजन जो है क्या होता है, जरूरी होता है। तो वो कौन कौन सा पानी होगा, एक रिवर का पानी, लेक का पानी, पॉन्ड का पानी, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर ये उस वाटर को बोलते हैं जो जमीन के नीचे का पानी होता है। टैप वाटर हम उस वाटर को बोलते हैं जो हम नल से निकालते हैं। नल से मुराद वो वाला नल नहीं जो हम नल का चलाते हैं। जैसे आपके घर में मोटर लगा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद पाइप से पानी टंकी में जाता है, फिर टंकी से पानी पाइप से आता है आपके किचन में, बाथरूम में। तो बाथरूम या किचन में जो नल लगी होती है, टोटी जिसको बोलते हैं, छोटी वाली है ना, उसको खोलकर जो हम पानी निकालते हैं यूज करने के लिए, उसको टैप वाटर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे पानी में तो डिसोल्व ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जेरे जमीन जमीन के नीचे से पानी आ रहा है। तो जो पानी जमीन के ऊपर, जैसे नदी का पानी, लेक झील का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, इन सारी चीजों में डिसोल्व ऑक्सीजन जो है जरूरी होता है इन बॉडी को या इन वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, इन वाटर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को जानने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बनने में बहुत सारी कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो है वो आमतौर पे कंसीडर की जाती है। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में जो है किस तरीके की जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, काफी रिपीटेड है, और आज भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अक्सर लोगों को याद नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर में यूज की गई थी। तो ये कुछ इस तरीके की है, इसको आप वाटिमा के जरिए याद कर सकते हो। जैसे वाटिका सिंपल होता है ना, तो वाटिमा आप के को हटा के वहां पे जो है यम यूज कर लो, तो आप इसको सीरियल वाइज याद रख सकते हो। पहली जनरेशन में जो है आपका क्या वैक्यूम ट्यूब्स है, सेकंड में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और ए में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज की इस दौर में काफी चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन 8, ऐसे क्वेश्चन देखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ए ई, यानी ए से लेकर ई तक जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में हमें लगाना है। कहाँ पे, करेक्टली फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो इन पैराग्राफ में जो कहीं कहीं पर जो है ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह है, उनको हमें फिल करना है। द इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जाहिर सी बात है हम किसको बोलते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। एंड द प्रोसेसर मेड बाय द इंटेल। अब देखिए इंटेल जो है ये एक कंपनी है, जैसे कंप्यूटर आप लेते हो एकर एक कंपनी है, डेल आप कंपनी, उसी तरीके से इंटेल कोर ये एक तरीके की जो है कंपनी है। और हमारा सीपीयू जो होता है ना वो कई प्रकार के होते हैं, यानी मुख्तलिफ कंपनी का जो है सीपीयू मिलता है। तो पेंटम पेंटम प्रोसेसर, ठीक है, ये इंटेल कंपनी का बनाया हुआ जो है एक सीपीयू है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं। और द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर इन हर्ट्ज, ठीक है। सीपीयू की जो स्पीड है हम मेजर करते हैं वो गीगा हर्ट्ज में करते हैं, ना कि एमबी में करते हैं, ठीक है, गीगा हर्ट्ज हर्ट्ज में हम करते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी कौन मेमोरी होती है, वो रैम मेमोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम रैम लिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम हर्ट्ज लिखेंगे। इस तरीके से आप जो है मेजर कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। ये है सीपीयू, ये होगा आपका पिंटम प्रोसेसर।
फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये रोम है, ठीक है, क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जो बूट अप करती है प्रोग्राम को। यानी जब भी हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है और जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम जो कुछ भी बूस्टिंग हमारे कंप्यूटर में होती है, जो कुछ भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में होती है, वो सारी की सारी कहाँ पर स्टोर होती है, वो रोम मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। देखिए रैम के अपने एक अलग फीचर्स होते हैं, रोम के अपने एक अलग फीचर्स होते हैं, जिनको अलग सेपरेट वीडियो में सेपरेट क्लासेस में मैं आपको आगे जो है समझाता रहूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन ज्यादा करें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। चलिए क्वेश्चन 9, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वाज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग। देखिए कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको ओपन किया गया था, मतलब साइन करने के लिए किस कन्वेंशन के दौरान, तो अर्थ समिट मालूम है कि ये 1992 में जो है ये सबमिट हुई थी, जून के महीने में, तकरीबन ये 14 दिन तक जो है ये सबमिट चली थी। तो इसके तहत जो है बहुत सारे एग्रीमेंट थे, कुछ लीगली बाइंडिंग थे, कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग थे। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को वहीं पर ओपन किया गया था, बट ये इफेक्ट में कब आई थी, 1993 में आई थी। और इस कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो है दो बच्चे हैं, या इसके तहत जो है दो प्रोटोकॉल आते हैं, ठीक है। एक हम बोलते हैं कार्टिजीना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कार्टिजीना प्रोटोकॉल एक है, इसी तरीके से एक है आपका नगोया प्रोटोकॉल। तो ये जो दो प्रोटोकॉल आते हैं वो इसी सीबीडी के ही तहत आते हैं, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, अगर इन प्रोटोकॉल्स के बारे में मालूमात आपको है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, अगर नहीं मालूम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मैं शॉर्ट वीडियो या इस तरीके से जो है इन कंसेप्ट को वाजे करने की और क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए चलते हैं आज की क्लास, नहीं नहीं, क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप 2016 से लेकर क्वेश्चन देखोगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के टाइप्स बतानी है। चलिए देख लेते हैं। तो है यहाँ पे ए एंड सी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब इनके फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में वही होता है कि जहां पर हम डेटा का क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्शन कर लेते हैं। यानी डेटा होता है, हमें पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, फिक्स होती है, और रैंडमली जो है डेटा का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर हम सिंपल को लेते हैं, फिर उसके बाद उन सिंपल में अलग अलग जो है स्टेटा बनाते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं ना। औरतों का अलग होगा, मर्दों का अलग ग्रुप हो जाएगा, फिर उनमें से रैंडमली जो है हम सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो जून 2024 के हैं, और आपके लिए काफी हेल्पफुल जो है होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।